Probably we'll try to finish the first chapter today. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 और पहले चैप्टर का एनसीईआरटी में नाम क्या है? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। दूसरा चैप्टर जो है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, अभी ये लेक्चर से वो स्टार्ट हो रहा है जो 12th एचएससी बोर्ड में भी है। ठीक है, 12th सीबीएसई बोर्ड में तो बेसिकली जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था तब से ही है बोर्ड्स में पूरा। एचएससी वालों के लिए देखा जाए तो अभी बोर्ड्स का काम अभी स्टार्ट होगा इसमें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। गॉस लॉ, गॉस करके एक साइंटिस्ट है, उनके नाम पे लॉ है ये। ठीक है, अपने आप में स्टेटमेंट आ सकता है 1-2 मार्क का थ्योरी लिखने के लिए इसके रिलेटेड। ठीक है, सो पहला स्टेप उनका क्या है, ध्यान से सुनना। पहला स्टेप है उन लोग का, इनका, कि पहले फर्स्ट यू डिफाइन द सिस्टम ऑफ चार्जेस। आपका जो भी सिस्टम है ना, जो भी डायग्राम है चार्जेस वाला, वो आप पहले डिफाइन कर लो। पॉइंट चार्जेस है, लाइन चार्जेस हैं, कोई सरफेस है, शीट है, कोई स्फीयर है, वो सब पहले से आप डिफाइन कर लो। ये उनका पहला स्टेप है। ठीक है ना, हमने पॉइंट चार्जेस तो देखे ही है ना, पॉइंट चार्जेस हमने देखे हैं, मतलब बोर्ड पे यहाँ पे लाइन चार्ज भी देखे हुए हैं ना। इन सब के से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली हुई है अलग अलग ना। पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है KQ/R², लाइन चार्ज की निकाली हुई है 2K λ/R, रिंग का भी निकाला है, डिस्क का भी लिखा है कहीं ना कहीं पे। शेल के अंदर 0 होता है, बाहर KQ/R²। स्फीयर नॉन कंडक्टिंग के अंदर भी होता है, बाहर भी होता है, जैसे अर्थ के लिए रहता है। शीट के लिए होता है σ/2ε0। सो वी हैव डिफरेंट सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो ये पहला स्टेप में यही बोल रहे हैं, फर्स्ट टू डिफाइन द सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो हम पहले रैंडमली चार्जेस बना लेते हैं, +Q1 -Q2 +Q3, और भी कोई चार्जेस हम बना सकते हैं, -Q4। ये उनका पहला स्टेप है। मैंने सिर्फ पॉइंट चार्जेस लिए हुए हैं, बराबर इतना। आई हैव ओनली टेकन पॉइंट चार्जेस। सेकेंड स्टेप इनका क्या है कि अभी आप एक गॉसियन सरफेस बनाओ। अब आप एक गॉसियन सरफेस बनाओ। सरफेस जैसे कि अपना बैग होता है ना, बैग चेन बंद कर देंगे तो इट्स अ क्लोज सरफेस, अंदर से हॉलो है ना, वो सिर्फ सरफेस की बात कर रहा है। वैसा कुछ सरफेस बनाने बोल रहा है, जैसे कि कोई भी थैली टाइप होता है ना, पॉलीथीन बैग, कुछ भी, वो भी एक सरफेस है, इनक्लोज्ड। तो उन्होंने बोला कि ऐसा बनाओ, बट ही डिडंट मेंशन कि ये जो चार्जेस आपने डिफाइन किए ना वो मेरे उस सरफेस के अंदर ही होने चाहिए कि बाहर होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं बोला उन्होंने बोला कि ऐसा भी चलेगा। ठीक है, मतलब एक छोटा चीज़ उन्होंने ये बोला कि कोशिश करना कि पॉइंट चार्जेस को कट करते हुए ना जाए बस आपका। लाइन चार्ज को तो आप अवॉइड नहीं कर पाओगे, बिकॉज लाइन चार्ज बहुत लंबा होता है, कहना ऐसे कट कर ही जाएगा। बट पॉइंट चार्जेस का ही जस्ट मेंशन कि यार कोशिश करो हो सके तो ना पास हो आपका गॉसियन सरफेस। ओके, चलो तो बना देता हूँ मैं एक गॉसियन सरफेस रैंडमली। ये मैंने एक सरफेस बनाया है, ये एक सरफेस है। ठीक है, इसका नाम उन्होंने रखने बोला गॉसियन सरफेस। अपना ही नाम दे दिया उन्होंने, इस नाम का गॉसियन सरफेस है। ठीक है, कुछ चार्जेस अंदर आ गए अपने आप ही, एक आध चार्ज बाहर रह गया। उनका सेकंड स्टेप भी हो गया। फर्स्ट स्टेप वाज डिफाइन, बैग ना कहीं पीछे ही रखवा दे, उस स्टैंड पे गलती से स्लिप आउट हो जाएगा। ऐसे कोई आएगा, ब्रिज आएगा अभी, फिर उदक्ष आएगा अभी, आदित्य आएगा अभी, कोई नहीं, रखो, ऐसा कुछ नहीं। मेरे वहाँ पे आगे रख लेना, मेरे वहाँ पे, मेरे को चल जाएगा। ठीक है, तो ये गॉसियन सरफेस सेकंड स्टेप था। फर्स्ट स्टेप वाज डिफाइन द सिस्टम ऑफ चार्जेस, सेकंड स्टेप था टू मेक अ गॉसियन सरफेस। एक लूप में और सरफेस में फर्क होता है। बोर्ड पे 2D डायग्राम बना सकता हूँ ना मैं खाली, तो ये लूप जैसा भी लग रहा है। एक लूप में और सरफेस में फर्क होता है। लूप मतलब जैसे रिंग होता है ना, वो एक लूप है, रबर बैंड वो एक लूप है, बट दिस इज नॉट अ लूप, दिस इज अ सरफेस, प्रॉपर ऐसा 3D फेस है। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेप भी हो गया। थर्ड स्टेप उन्होंने बोला इस गॉसियन सरफेस पे कोई एक एलिमेंटल एरिया लो। थर्ड स्टेप है एलिमेंटल एरिया लो इसके ऊपर। कहाँ पे भी ले सकता हूँ मैं, जहाँ पे सही लगे। लेट्स से यहाँ पे ले लेता हूँ, एक एलिमेंटल एरिया ले लिया। एलिमेंटल एरिया जो होता है ना, वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये मैंने पहले बताया हुआ कभी कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है।
हुई हमारी बात। फ्लक्स का फॉर्मूला में भी ई डॉट ए है ना, तो एरिया भी तो वेक्टर ही है ना वहाँ पे, फिर डॉट प्रोडक्ट। चलो, तो थर्ड स्टेप भी हो गया, एक एलिमेंटल एरिया डिफाइन किया। फिर वो बोलते हैं इस पॉइंट पे सिर्फ फ्लक्स निकालना है आपको, इन सब चार्जेस की वजह से। फ्लक्स निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए पहले, ठीक है। फ्लक्स का एक फॉर्मूला चाहिए, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, रिकॉल। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, जिसका सिंबल हम लोग फाई यूज करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज बेसिकली इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया ये रहता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, ये चाहिए रहता है। तो अगर मुझे फ्लक्स निकालना है, गॉस ने बोला था यहाँ से फ्लक्स निकालो, फ्लक्स निकालने के लिए एरिया तो मिल गया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिला, तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे डिस्कस करनी पड़ेगी हम लोगों को, ठीक है। एनीवन कैन टेल मी, ये प्लस Q1 चार्ज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में क्रिएट कर रहा है? क्या मैंने सही बनाया डायग्राम? इसके अलाउंग। और ये वाला किस, कहाँ पे क्रिएट कर रहा है? कहाँ पे बना? ऐसा जाऊँ कि वापस जाऊँ? ऐसा, करेक्ट। नेगेटिव चार्ज है तो ऐसा। ये थर्ड चार्ज किधर क्रिएट करेगा? अवे, करेक्ट। ये फोर्थ चार्ज किधर क्रिएट करेगा? उसकी तरफ। डज दिस ऑल फोर चार्जेस फील्ड का डायरेक्शन मेक सेंस? तो बराबर बनाना आप लोग डायग्राम। तो ये कर लिया हमने। गॉस के क्या क्या स्टेप्स थे? पहला स्टेप क्या था? डिफाइन द सिस्टम ऑफ चार्जेस। सेकेंड, मेक द गॉसियन सरफेस। थर्ड, टेक एन एलिमेंटल एरिया। फोर्थ स्टेप, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो निकाल रहे फ्लक्स। लिख दूँ एक मैथमेटिकल, लिखना चालू करो अभी इसके अंदर। जो छोटा सा फ्लक्स है ना, उस छोटे से एरिया में से डी फाई, दैट कैन बी गिवन एज इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी ए। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू विच चार्जेस? खाली अंदर वाले चार्जेस या सिर्फ बाहर वाले चार्जेस, या सबकी वजह से है ये? करेक्ट। तो वो चीज़ याद रखना, ड्यू टू ऑल चार्जेस, ठीक है। ये कर लिया। अब लास्ट स्टेप वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं ये जो छोटा सा एरिया आपने लेके निकाला ना फ्लक्स, वैसे अभी सब छोटे छोटे एरिया ले लो आप। ये भी लो, ये भी लो, ये भी लो, ये भी लो, सब लो, और सबको ऐड कर दो। ये प्रोसेस को मैथमेटिकली क्या कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? छोटी छोटी चीज़ों को ऐड कर, इंटीग्रेशन। तो उन्होंने बोला ये मत लिखने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा इफ़ यू ऐड ऑल सच फ्लक्स, जिसको हम लोग इंटीग्रेशन बोलते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द ई डॉट डी ए। और क्योंकि सरफेस ओपन है कि क्लोज है, तो यहाँ पे एक सर्कल बनवाते हैं। दिस सर्कल इंडिकेट क्लोज सरफेस इंटीग्रल। ये बोल दिया लास्ट स्टेप उन्होंने बोला ऐसा निकाल लो। देन ही सेड कि ये अगर तुम निकाल पाए, जो कि हम नहीं निकालेंगे कभी क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, कौन करेगा ये छोटा छोटा सब? तो उन्होंने क्या बताया ना कि ये अगर आपको निकालना हो, सो दिस विल ऑलवेज बी इक्वल टू summation of all the charge which are enclosed in the surface upon epsilon naught। बस इतना ही। तो अगर कभी आपको क्वेश्चन में LHS पूछेंगे तो हम LHS नहीं निकालेंगे, हम तो RHS निकाल लेंगे ना, वो भी तो सेम ही बोल रहे हैं ना लोग, ऐसा। तो ये लॉ का ये सिग्निफिकेंस है कि उन्होंने कमिट किया कि ये तुम अगर चाहते हो ना निकालना पूरा फ्लक्स इस सरफेस से, उसका फॉर्मूला हमेशा इतना सिंपल ही होगा, समेशन ऑफ ऑल द चार्जेस विच आर इनसाइड द सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये उनका लॉ है, गॉस लॉ, ठीक है, फाइन। हम इसके रिलेटेड 3 से 4 डेरिवेशन करेंगे जो बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और डेरिवेशन में जो रिजल्ट आएगा ना वो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शेल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज, ये 3 देखे हैं ना हम लोग ने, पर मैंने सिर्फ फॉर्मूला दिया हुआ है, समझाया हुआ है, बराबर। एप्लीकेशन वाली चीज़ हमारे MCQ में और बोर्ड में दोनों में इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन वाला पार्ट ज़्यादा बोर्ड्स में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके रिलेटेड 3 डेरिवेशन अब हम लोग करेंगे। 12th HSC टेक्स्ट बुक ओपन करोगे ना तो पहले शुरू ही यहाँ से होगा ऐसा। इसका प्रूफ 11th में है HSC के हिसाब से, ठीक है। कुछ सॉलिड एंगल वगैरह का यूज़ किया हम लोगों ने, तो कभी तुमको लगे तुमको देखना है, पढ़ना है, समझना है, तो मेरे पास लेके आ जाना। क्लोज सरफेस इंटीग्रल, ये उनका लॉ है। यहाँ पे चार्जेस की जगह क्या लिखोगे?
समेशन ऑफ ऑल द चार्ज इनक्लोज्ड में क्या लिखोगे? सिर्फ अंदर वाले चार्जेस लेने हैं आपको। कौन से चार्जेस हैं अंदर? Q1 माइनस Q2 प्लस Q3। तो आपको साइन कंसीडर करते हुए सॉल्व करना है। इतना क्लियर है? पहले चार्ज इनक्लोज्ड इज Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 बराबर इतना। चलो स्टार्ट करते हैं फिर आपका D1 डिराइव expression for electric field due to conducting sphere। कंडक्टिंग स्फीयर के से इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करनी है हम लोग को, ठीक है? इधर ध्यान देंगे। अच्छा, स्फीयर कौन सा लोगे, हॉलो के सॉलिड? या फर्क नहीं पड़ता? हॉलो लूं कि सॉलिड लूं या फर्क नहीं पड़ता? फर्क नहीं पड़ता। एक बार कंडक्टिंग वर्ड बोल दिया ना तो इट डजंट मैटर कि हॉलो हो कि सॉलिड हो, क्योंकि सारा चार्ज ऑटोमेटिकली सरफेस पे ही रहेगा। अगर नॉन कंडक्टिंग बोले ना तो बोलना जरूरी है हॉलो या सॉलिड, उसके साथ तो यूनिफॉर्म वर्ड भी लगाना पड़ता है। इसमें सिर्फ कंडक्टिंग वर्ड बोल दिया ना और स्फीयर वर्ड बोल दिया, दैट्स इज इनफ। नाउ यू डोंट नीड टू से हॉलो, डोंट नीड टू से सॉलिड, डोंट नीड टू से यूनिफॉर्म। वो अपने आप चार्जेस सरफेस पे चला ही जाएगा और यूनिफॉर्म बन ही जाएगा, ठीक है? चलो, अगर हम लोग अपने नोट्स रिफर करें पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शेल के फॉर्मूलाज क्या लिखे हुए हैं? अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है और बाहर k3 छोटा r स्क्वायर होता है। ये प्रूव करना है अभी अपने को, ठीक है? तो पहले इनसाइड फिर आउटसाइड, सरफेस भी डालना है तो डाल देंगे अपन, ठीक है? तो पार्ट 1, फॉर एनी पॉइंट inside the sphere, for any point inside the sphere। इधर राइट पे बनाऊं लेफ्ट पे बनाऊं? चलो इधर स्फीयर ले लिया हमने, ये उसका सेंटर हो गया, सारा चार्ज ऐसे सरफेस पे। स्टेप 1 क्या था उधर? गॉस लॉ का कर रहा हूं अभी। डिफाइन सिस्टम ऑफ चार्जेस बोला था ना उसने, तो बना रहा हूँ, मेरा डिफाइन कर रहा हूँ पहले, बराबर? तो ये मेरा चार्जेस डिफाइन हो गया। मैं यूज करूंगा चार्ज कैपिटल Q, रेडियस R, और डेंसिटी के नाम पे कौन सी यूज करनी चाहिए मुझे? 3 डेंसिटीज पता है, लैम्बडा, सिग्मा और रो, बराबर? वी हैव 3 टाइप्स ऑफ डेंसिटीज, लैम्बडा फॉर चार्ज पर यूनिट लेंथ, सिग्मा फॉर सरफेस पर यूनिट चार्ज पर यूनिट एरिया, एंड रो फॉर चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पे सिर्फ एरिया है, सरफेस एरिया, तो सिग्मा यूज करेंगे। सिग्मा का वैल्यू भी यहाँ पे चाहिए तो लिख लेते हैं। Q अपॉन क्या सरफेस एरिया होता है स्फीयर का? 4 पाई बड़ा R स्क्वायर ना, ठीक। अच्छा, अब मेरा जो पॉइंट है वो यहाँ पे है जहाँ पे मुझे निकालना है फील्ड। क्या सेंटर से इसका डिस्टेंस स्मॉल r दिख रहा है? हाँ, क्या मैं बोल सकता हूँ स्मॉल r जो है वो कैपिटल R से छोटा है ना? ऐसा मैथमेटिकली ऐसे लिखोगे ना, स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, दैट इंडिकेट्स कि आप अंदर वाले पॉइंट को कंसीडर कर रहे हो। तो स्टेप 1 अब जाके हुआ है। सेकंड स्टेप क्या था? एक गॉसियन सरफेस बनाओ, पर अब हमें खुद सोचना, हम रैंडम नहीं बना सकते, हम ऐसा बनाएंगे ताकि हमारा ये कैलकुलेशन ईजी हो, ठीक है? तो ध्यान से देखना कैसे सोच के बनाया। ये जो रेड कलर से डॉट 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 सर्कल बनाया ना एक, या आई शुड से स्फीयर बनाया एक, और ये गॉसियन सरफेस है। क्या फायदा होगा थोड़ी देर में पता चलेगा। दिस इज गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। थर्ड स्टेप क्या था एनीवन? एक एलिमेंटल एरिया पकड़ो और उसमें से फ्लक्स निकालो, बराबर ना? तो एलिमेंटल एरिया कौन सा पकड़ो? ये पकड़ लो, इधर चलेगा, इधर सही बात है। ये एरिया है, इसका डायरेक्शन ऐसा कुछ होगा, क्या नाम है इसका? डी है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पता किधर है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकालने बोला था सर आपने। अच्छा, क्या सिमेट्री की वजह से मैं एज्यूम कर लूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड शायद ऐसा ही होगा? अगर होगा भी तो मान के चल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रेडियली आउटवर्ड्स ही होगा,
ये एज्यूम कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। कोई भी दूसरा रैंडम एरिया लेंगे तो क्या होगा, जैसे मैं अगर इधर एक एरिया ले लूँ तो इधर का भी एरिया बाहर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर ही होगी, तो सब जगह पे सिमेट्रिकल होने वाला है, ठीक है। ये स्टेप कर लिया। अब लॉ लगाना स्टार्ट करें। अकॉर्डिंग टू लॉ, एज पर गॉस लॉ, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज ओवर एप्सिलॉन नॉट। सही लग रहा है इतना? प्योर थियोरी है। आंसर क्या है सबको पता है, क्या आंसर लाना है मुझे? जीरो लाना है। तो जीरो दिखाने के लिए मैथमेटिकल स्टेप कहाँ ही होंगे मेरे पास, तो वील हैव टू रिलाई ऑन आवर सेंटेंसेस, ठीक है ना। वैसे ये फिर आएगा तो अगर सिर्फ ये पार्ट आया तो 1 मार्क का आएगा, उससे तो क्या ही कैसे ही पूछ लेंगे। वो 2 मार्क का आ गया तो उसको चाहिए, वो कुछ स्टेटमेंट भी पूछ लेगा गॉस लॉ का, ले स्टेटमेंट भी बताओ, समझाओ भी। प्रूफ तो नहीं बोलेंगे करने को, बट समझाने को बोल सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं जीरो प्रूफ। चलो क्यू इनक्लोज कितना लोगे? ये जो रेड कलर का जो गॉसियन सरफेस उसके अंदर कितना चार्ज है ही नहीं, सारा चार्ज तो इधर है, तो अंदर कोई चार्ज ही नहीं है। सिंस चार्ज इनक्लोज्ड इज जीरो, सो देयर अगर आर एच एस जीरो, ये तो नॉन जीरो है ना, तो ये जीरो है पूरा। अगर आर एच एस जीरो है तो क्या बोल सकता हूं, एल एच एस भी जीरो होना चाहिए। ई डॉट डी ए इज इक्वल टू जीरो। लेट सिंप्लीफाई इट फर्दर। दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन जीरो होता है, इसका मतलब दोनों में से कोई एक जीरो है। दोनों जीरो भी हो सकते हैं वैसे तो, बट कोई एक तो जीरो होना ही चाहिए ना। दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन अगर जीरो है तो एक कोई तो जीरो होना कंपलसरी है, मस्ट है। हमको क्या प्रूव करना है मालूम है, कि एरिया जीरो तो नहीं है, ऐसा प्रूव करना है। तो प्रूव हो जाएगा कि ई ही जीरो होगा। ऐसे वी हैव टू गो। हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते ई तो जीरो मुझे पता है, अरे नहीं, वही तो प्रूव करना है। समझ रहे हो आप मेरी बात? ठीक है। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट मतलब कॉस थीटा ना, इंटीग्रेशन ई डी ए। कितना एंगल है मेरे इस डायग्राम के हिसाब से ई और एरिया के बीच में? 0 डिग्री है, करेक्ट। यहाँ पे तो डायग्राम में लिख देता हूँ, थीटा इक्वल टू 0। कॉस 0 कितना होता है? 1 होता है। तो ये टर्म गया, ये पूरा किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए ना। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ ई इंटू एरिया, सिंस एवरीवेयर ई इज एज्यूम टू बी कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड, तो ई बाहर ले लेता हूं। ई इंटू अंदर क्या बचा इंटीग्रेशन के? डी ए। पूरे डी ए का इंटीग्रेशन क्या होगा? 4, हाँ एरिया हो जाएगा बराबर। अब ये गॉसियन सरफेस का एरिया दिख रहा है ना, तो उतना ही लिखना है बस, द एरिया ऑफ द गॉस सरफेस is equal to 0 since area is not equal to 0, therefore electric field is equal to 0। ऐसा, क्योंकि एरिया 0 नहीं है, दिख रहा है, ये बनाया है हमने ना ऐसा, तो मतलब ई ही 0 होगा ना, तो अंदर सब जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। इस तरीके से प्रूव करना रहेगा, ठीक है। ये टाइम पास फिर से नहीं होगा, अभी अगली बार से ठीक ठाक होगा। इसका रोमन नंबर 2 किसके लिए लिखना है? फॉर एनी पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर आर मोर देन कैपिटल आर। डायग्राम में क्या फर्क पड़ेगा? एनीवन? ये डॉटेड रेड वाला जो है ये इधर बनाओगे बाहर, ये इक्वेशन ऐसे ही लिखा जाएगा। इस बार इसकी जगह क्या लिखा जाएगा? कैपिटल क्यू, क्योंकि एक्चुअली उस बार उसके अंदर चार्ज होगा, इधर कैपिटल क्यू लिखा जाएगा। सो देयरफॉर दिस विल बी इक्वल टू कैपिटल क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट लिखा जाएगा यहाँ पे। फिर ये क्या लिखा जाएगा? ई डी ए। उसमें भी अभी भी ये चीज सिमेट्रिकली बनाऊंगा फिर से मैं, कि ये फिर से 0 डिग्री ही आएगा, तो इस बार भी cos 0 1 हो जाएगा, यानी कि इधर ये चीजें चेंज नहीं होगी, एरिया इंटू गॉस सरफेस बराबर। बस यहाँ पे आरएचएस में 0 नहीं दिखेगा, क्या दिखेगा? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट स्टेप बताओगे मुझे, गॉस सरफेस का एरिया का फॉर्मूला पुट क्या करोगे? सरफेस स्फीयर ही लिया है तो 4 पाई, कौन सा आर स्क्वायर? छोटा आर बड़ा आर? वेरी गुड, क्योंकि गॉस सरफेस का रेडियस स्मॉल आर है, तो यहाँ पे ई इंटू 4 पाई छोटा आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। आपको चाहिए क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ई, तो ई इधर रखोगे और इसको उसके नीचे लेके जाओगे, और वो कैसा दिखेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला? जो आपने पहले से पढ़ा हुआ है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। तो वैसे प्रूव करना है, ठीक है। मैं लिखूंगा बोर्ड पे, पहले फटाफट लिख लो। फर्स्ट 2 साइड हटा रहा हूं मैं। गॉस लॉ,
D1 का ही पार्ट 2 कर रहे हैं, ठीक है। D1 का पार्ट 2 फॉर एनी पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर। आप बताओगे क्या लिखूं यहाँ पे अभी? स्मॉल r इज मोर देन कैपिटल R। फिर एक बार स्फीयर बना दिया, ये ध्यान में रखते हुए कि मुझे गॉसियन सरफेस बड़ा बनाना है, ठीक है। तो पहला स्टेप चार्ज सिस्टम डिफाइन कर लिया मैंने, करेक्ट। चार्ज Q, रेडियस R और ये सिग्मा, पुरानी बात है। ये रेडियस कैपिटल R है और गॉसियन सरफेस किधर बना? लेट्स से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ निकालनी है, सही लग रहा है, यहाँ पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये डिस्टेंस कितना है अपना? स्मॉल r। एक छोटा सा पैच ले लिया यहाँ पे एरिया का, एरिया यहाँ पे बाहर ले लिया dA वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा बाहर ले ली। कितना एंगल है इनके बीच में? इधर 0 डिग्री। रेडियल सिमिट्री भी बोलते हैं इसको। डायग्राम बेसिकली रेडियली सिमेट्रिकल है, तो कहीं पे भी दो जगह पे बनाऊँ मैं, कहीं पे भी दूसरी जगह पे भी बनाऊँ तो वहाँ पे भी ऐसा सिमेट्रिकल चीज़ें ही दिखाऊंगा ना, 0 डिग्री दिखेगा वहाँ पे भी, करेक्ट है। इसका नाम क्या है? गॉसियन सरफेस। फिर एज पर गॉस लॉ क्या स्टेटमेंट होगा? एज पर गॉस लॉ क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन E डॉट dA इज इक्वल टू Q इनक्लोज्ड ओवर एप्सिलॉन नॉट। हर जगह पे सिमेट्रिकल होने की वजह से E बाहर आ जाएगा, अंदर सिर्फ dA बचेगा और cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री इज 1। और इस बार चार्ज अंदर कितना है? कैपिटल Q बाय एप्सिलॉन नॉट। एवरीवन इज फॉलोइंग दिस? डिस्कस किया वहाँ पे ना मैंने पहले कि क्या लिखना रहेगा, क्या चेंजेस रहेंगे उसके कंपैरेटिवली। लेट्स कंटिन्यू। इंटीग्रेशन dA की जगह एरिया किसका लेना है? गॉस सरफेस, बराबर, गॉस सरफेस का, जिसको अगले स्टेप में लिख लेंगे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हाँ, क्या है गॉस सरफेस का एरिया? 4 पाई, कौन सा? r स्क्वायर, छोटा r स्क्वायर इज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। रीअरेंज करते हैं इसको, और रीअरेंज अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, सीधा ऐसा चलेगा ना। ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को दिया और ये r स्क्वायर अलग लिख लिया कि यही फॉर्मूला है पॉइंट चार्ज का भी और स्फीयर के बाहर का के लिए भी। हम तो सीधा KQ बाय r स्क्वायर याद रख लेते हैं, पर ऐसा लिखना पड़ेगा बोर्ड्स में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर r स्क्वायर, छोटा r स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला। और नोट फॉर सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस पे, उसके लिए स्मॉल r का वैल्यू क्या होगा? सीधा कैपिटल R के बराबर सर। तो यहाँ जहाँ पे भी छोटा r दिख रहा है ना, मतलब उसका गॉसियन सरफेस कैसा दिखाई देगा? इसके ऊपर ही बनाना पड़ेगा। जहाँ पे ब्लू कलर का आपने स्फीयर बनाया ना, ये उसी पर रेड कलर का ये गॉसियन सरफेस भी बनाना पड़ेगा, बराबर है। मतलब अगर ये दोनों आप पूछ के सीधा उन्होंने ऐसे ही पूछ लिया फाइंड द सरफेस, तो आप कैसे डिराइव करके बताओगे उसको? अगर वो सीधा पूछे डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ अ गॉसियन सरफेस, तो कैसे बताओगे प्रूव करके? देयर आर 2 अप्रोचेस। अप्रोच 1 कि सर यही कर लेते हैं और इसी में लास्ट में ऐसे लिख लेंगे छोटा r इज इक्वल टू और बता देंगे। एक ये अप्रोच हो गया। दूसरा अप्रोच कि आप स्टार्टिंग से ये डॉटेड वाला जो गॉसियन सरफेस है वो ब्लू वाले पे ही बनाओ। दूसरा अप्रोच, मुझे पहला वाला जमता है कि आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है, जो ये आता था इसी का यूज़ करके आपने सरफेस का प्रूव कर लिया। समझा आपको? वैसे चल, फॉर सरफेस r इक्वल टू कैपिटल R, तो इसकी जगह पे क्या लिखूं? क्या आ जाएगा एनीवन? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q ओवर r स्क्वायर। ठीक है, क्लियर एवरीवन? चलो, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ऐसा आ जाएगा, Q बाय कैपिटल R स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस। अगर ये दोनों, ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन, ये तो जीरो है पहला वाला, तो उसका तो कोई कुछ नहीं करेंगे। अगर ये दोनों एक्सप्रेशन आपको सिग्मा के टर्म्स में एक्सप्रेस करने बोले तो कैसे करोगे? सिग्मा के टर्म्स में Q की जगह क्या लिखोगे? Q की जगह पे सिग्मा इंटू 4 पाई बड़ा R स्क्वायर। कैन यू डू दिस हियर? तो लेट मी एक्सटेंड दिस इक्वल टू, अगर मैं Q की जगह पे क्या लिख दूं?
सिग्मा, इधर ऊपर सिग्मा दिख रहा है, इंटू 4 पाई, कौन सा आर स्क्वायर, बड़ा आर स्क्वायर ही चाहिए ना। अच्छा ऊपर का 4 पाई और ये 4 पाई, तो क्या लिखो बोलो, सिग्मा बड़ा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट छोटा आर स्क्वायर। डज दिस वर्क फॉर एवरीवन? चल जाएगा सिग्मा के टर्म्स में भी? चलो वेरी गुड। इसको करने जाओ, क्या आएगा, सिंप्लीफाई करो मन में, अच्छा से लास्ट तक सिंप्लीफाई करके दो मुझे। सिग्मा इंटू 4 पाई बड़ा आर स्क्वायर, इस बार 4 पाई कट गया, आर स्क्वायर भी कट गया, और क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन। और लास्ट रोमन नंबर में, मतलब नोट में, ग्राफिकल वेरिएशन, ये भी हमने पहले देखा हुआ, पर बोर्ड्स में ऑलवेज से ना कि भाई वो इक्वेशंस लाने की ट्राई करो, डायग्राम बनाने का ट्राई करो, कंक्लूजन स्टेटमेंट लिखो, कंक्लूजन स्टेटमेंट नहीं मिल रहा है तो केसेस लिखो, ग्राफ्स है तो ग्राफ बनाओ, वैसा फिजिकल सिग्निफिकेंस समझाओ, ऐसा कुछ लास्ट में उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करके जाओ। ग्राफ क्या रहेगा इसका, एनीवन, ई वर्सेस छोटा आर, देखा हुआ है ग्राफ अपन ने। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी स्फीयर के, 0, तो यहाँ से पहले ऊपर जाएगा और फिर नीचे आ जाएगा ऐसा, इधर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ओ सॉरी, ये मैंने गलत बना, ये है ही नहीं ना अंदर, तो बस इतना ही होगा, वो मैंने नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का बना दिया गलती से, ऐसा अंदर ग्राफ है ही नहीं, और बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर का ग्राफ है। इज दिस क्लियर एवरीवन? ये ग्राफ हो जाएगा। सो दिस इज वेयर द D1 एंड्स, ठीक है। नाउ D2, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। बोर्ड्स में नहीं है, बोर्ड्स वाले HSC में नहीं है, हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग को एक तो शीट है, प्लेन शीट है, और एक है कंडक्टिंग सिलेंडर, स्फीयर की जगह सिलेंडर है, कंडक्टिंग सिलेंडर, ठीक है। हम कर सकते हैं जो तूने बोला वो नॉन कंडक्टिंग वाला, बट इतना डिटेल में नहीं करेंगे अपन, वो मैं क्विकली शॉर्ट में कर लेता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि वो आना ज़रूरी है एज अ फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। बोर्ड्स आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग मच कि वो आ जाए। लास्ट साइड हटा दूँ मैं, लास्ट साइड, बाई चांस किसी के पास टेक्स्ट बुक तो नहीं होगा ना, एक बार मैं देख लूँ उसके अंदर कि वो नॉन कंडक्टिंग है कि नहीं है। डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। तो नॉन कंडक्टिंग में आपको ये सब बताना है। इट इज प्रॉब्ली 7th या 8th चैप्टर, 8th चैप्टर। तो बोर्ड से भी ओपन करोगे ना, पहले ही एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ से ही स्टार्ट होता है इनका। गॉस लॉ सिखाते भी नहीं है इसमें, क्योंकि वो उन्होंने 11th के लास्ट पे सिखाया है, तो सीधा एप्लीकेशन से ही, बेसिकली हम एप्लीकेशंस में। सॉल्व एग्जांपल 1 स्फीयर पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्पेरिकल शेल, सिर्फ चार्ज स्पेरिकल शेल, हाँ शेल है, हॉलो स्फीयर, और फिर सीधा इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर और शीट। तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर बोर्ड्स के टेक्स्ट बुक में नहीं है, ठीक है, बट हम कर लेते हैं बोर्ड पे, पर उसको ऐसा इतना डेप्थ में नहीं करेंगे डिटेल में, फटाफट सिर्फ अंदर का डिफाइन कर लेता हूँ। बाहर का तो ऐसा ही होगा, बाहर के लिए यही बनेगा, मैं सिर्फ अंदर वाले के लिए कर लेता हूँ। फॉर इनसाइड पॉइंट, फॉर इनसाइड पॉइंट आर लेस देन कैपिटल आर, ठीक है। चलो पहला स्टेप क्या होता है गॉस लॉ में, पहले आप अपना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज डिफाइन कर लो। इस बार सब अंदर जगह पे भी चार्ज होगा, अरे थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ बिकॉज हमको अंदर वाले पॉइंट पे फोकस करना है ना इस बार। हाँ
थोड़ा कर लिया मैंने डिफाइन अभी तक, मतलब कर रहा हूँ अभी। चार्ज कितना ले लेंगे टोटल, कैपिटल क्यू, रेडियस ले लेंगे आर, कौन सा डेंसिटी यूज होगा इसमें, रो, करेक्ट। तो ये रो ले लिया, रो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चार्ज अपॉन वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई आर क्यूब। इज दिस क्लियर एवरीवन? चलो, कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इस पॉइंट पे ना, अंदर के किसी पॉइंट पे, जो कि कितने डिस्टेंस पे है सेंटर से, आर डिस्टेंस पे। तो क्या करना है मुझे, गॉसियन सरफेस बनाना है, ये वाला दिख रहा है। सो दिस इज द गॉसियन सरफेस। चल, कोई भी एरिया ले लें यहाँ पे, ये एरिया वेक्टर इधर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इधर। इस बार क्या अलग होने वाला है, जब शेल में इनसाइड पॉइंट किया था तो सीधा चार्ज इनक्लोज्ड 0 बोल दिया था, बट यहां पे चार्ज इनक्लोज्ड है, वो निकालना चैलेंज होगा इस बार, वो बात अलग है इसमें। अंदर चार्ज, एक जो रेड कलर का जो स्फीयर है उसके अंदर चार्ज निकालूं कैसे, टोटल चार्ज तो नहीं ले सकता ना, पूरा चार्ज रेड स्फीयर के अंदर नहीं है, तो अंदर चार्ज है कितना, इधर ही जो रेड कलर के अंदर चार्ज है कितना, अंदर का चार्ज जो होगा वो लेना पड़ेगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, पर डेंसिटी ये वाला और वॉल्यूम कौन सा, सिर्फ अंदर वाला, ठीक है। तो चार्ज अंदर इनक्लोज है ना, वो मैं पहले से निकाल के रख लेता हूं। Q इनक्लोज विल बी इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनक्लोज्ड। फिर सही लग रहा है, चार्ज इनक्लोज्ड इज इक्वल टू डेंसिटी, मतलब कौन सी डेंसिटी, ये वाली, इनटू वॉल्यूम इनक्लोज। अंदर वाला जो वॉल्यूम इनक्लोज है रेड कलर के अंदर, उसका वैल्यू फॉर्मूला क्या है, ये 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, और डेंसिटी की जगह पे क्या लिखना है, Q/4/3 पाई आर क्यूब लिख दूं यहाँ पे, और वॉल्यूम भी लिख दूं जो भी आपने बोला, क्या आ जाएगा, रो इज चार्ज अपॉन 4/3 पाई कौन सा, बड़ा आर क्यूब, और इधर कौन सा, क्या आ जाएगा, क्यू छोटा आर क्यूब बाय बड़ा आर क्यूब। गॉस लॉ, फिर से ई बाहर निकाल लूं, वो स्टेप स्किप कर रहा हूं, 1-2, सीधा ई इंटू एरिया बता दो, क्या है गॉस का एरिया इस बार, 4 पाई, वेरी गुड, 4 पाई छोटा आर स्क्वायर, और इधर राइट साइड पे ये लिख दूं, क्यू आर क्यूब बड़ा आर क्यूब और एप्सिलॉन नॉट। कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है तो जल्दी बताओ, ये आर स्क्वायर और ये आर कट, तो क्या आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर अपॉन, बराबर है। इसको अगर रो के टर्म्स में लिखना हो तो क्यू की जगह क्या पुट करूंगा, इसको पहले तो ऐसे लिखते हैं ना हम लोग, के क्यू छोटा आर बाय आर क्यूब, याद है ग्रेविटेशन चैप्टर में भी अंदर कोई होता है पॉइंट तो उसका फॉर्मूला ऐसे ना, GM छोटा आर अपॉन आर क्यूब, ग्रेविटेशन चैप्टर में भी, ठीक है। सॉलिड स्फीयर नॉन एक अर्थ के जैसा ही होता है। हाँ, मैं क्या पूछ रहा था आपको, क्यू की जगह क्या लिखना है मुझे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, क्यू की जगह पे क्या लिखने बोला अपने, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब छोटा आर अपॉन आर क्यूब। यस, एनी सिंप्लीफिकेशन, बहुत कुछ कैंसिल होगा ना, आर क्यूब पाई 4 क्या बचा, रो अपॉन ये फॉर्मूला, और बाहर के लिए तो फॉर्मूला पता ही है ना, ये सब अंदर के लिए डिफाइन किया ना खाली मैंने, बाहर के लिए डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, उसका फॉर्मूला यही आने वाला है ना, ये वाला। ग्राफ कैसा बनेगा, जो मैंने पहले गलती से बनाया था ना, कैसा बनाया था, ऊपर जाता है और फिर ऐसा नीचे आता है, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू आर और प्रोपोर्शनल टू 1/r²। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दिस इन बोर्ड्स, ठीक है।
तो हम लोग के लिए रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, ये वाला रिजल्ट और ये ग्राफ, ठीक है। इसको लिख लो अच्छे से। रहने दो, ये सेकंड साइड D2 लिख सकते हैं अभी अपन, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग चार्ज वायर या लॉन्ग हॉलो सिलेंडर, ऐसा मैं लिखता हूं। D2 डिराइव expression for electric field due to long charged wire या फिर thin hollow cylinder। conducting thin conducting cylinder बोलो तो भी चलेगा ना। लॉन्ग चार्ज वायर, एक वायर को एकदम जूम करके देखोगे तो शेप सिलेंडर ही बोला जाएगा ना, सही है ना, इसलिए ऐसा नाम है, मैच करता है दोनों, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग चार्ज वायर थिन हॉलो सिलेंडर, कंडक्टिंग वर्ड डाल दिया तो ठीक है। अभी तक जितने भी गॉसियन सरफेस देखे वो किस शेप के बन रहे थे, स्फीयर। अब देखना एक बार कैसे शेप थोड़ा सा हम लोग को चेंज करना पड़ेगा हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। चलो पहला स्टेप क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पहले कर लेते हैं। तो ऐसे एक ही सिलेंडर है ये, ऐसा दो वायर नहीं है, ये एक सिलेंडर है जिसका राइट और लेफ्ट साइड आपको दिख रहा है, ये उसका सेंटर लाइन बस, ठीक है। ये ऊपर इन्फिनिटी पे जा रहा है और ये नीचे इन्फिनिटी पे जा रहा है, लॉन्ग। डिफाइन करते हैं, इस पे चार्ज क्यू ले सकते हैं हम लोग, इसका रेडियस कैपिटल आर ले सकते हैं। इसके लिए कौन सा यूज़ कर सकते हैं हम लोग, लैम्बडा यूज़ कर सकते हो, विच इज़ चार्ज अपॉन लेंथ, और चाहिए तो सिग्मा भी यूज़ कर सकते हो आप इसके अंदर, क्योंकि एरिया भी है ना इसके पास, लेंथ भी है वायर की और सरफेस एरिया भी होता है, तो ये भी यूज़ होता है। रो यूज़ नहीं करेंगे बिकॉज ये कंडक्टिंग है, तो सारा चार्ज सिर्फ सरफेस पे रहेगा। आगे बढ़े, कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालनी है तो अंदर जीरो होता है ना। इस बार मैं साथ में ही कर रहा हूं, फॉर एनी पॉइंट इनसाइड, इनसाइड के लिए छोटा आर का वैल्यू बड़े आर से छोटा। आंसर क्या आने वाला है, कंडक्टिंग सिलेंडर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, जीरो ही होगी। बस गॉसियन सरफेस थोड़ा बना लूँ यहाँ पे, ये आर डिस्टेंस पे छोटा सा गॉसियन सरफेस। ध्यान से देखना गॉसियन सरफेस का शेप, क्या शेप का गॉसियन सरफेस बनाया है, सिलेंड्रिकल शेप का ही बनाया है, सिमेट्रिकल में, ठीक है। इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज्ड है, सिंस Q enclosed is 0 and area of the Gauss surface is not 0, so therefore electric field must be 0। वो जो वहाँ पे किया था वही लिखा है डायरेक्टली, ठीक है। एग्जाम में भी सर ऐसे लिखना है क्या मुझे, नहीं, जैसा वैसा उधर लिखा था ना वैसा, वो एरिया वेक्टर दिखाओ, ठीक है। चलो इसका जो सेकंड पार्ट है वो हम लोग प्रॉपर करेंगे। सेकेंड पार्ट किस चीज के लिए, फॉर एनी पॉइंट आउटसाइड, फॉर एनी पॉइंट आउटसाइड विच इज आर ग्रेटर देन कैपिटल आर।
फॉर एनी पॉइंट आउटसाइड, जैसे कि आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। जैसे कि अगर बाहर कहीं पे पॉइंट है, यहाँ पे कहीं पे निकालना है, ये लग रहा है ना सेंटर से दूर है, अभी बाहर है ना ये वाला, ठीक है, इसको भी आर लिख लेते हैं। गॉसियन सरफेस कैसा बनाऊं, यहाँ पे निकालना है। गॉसियन सरफेस कैसा बनाऊं, सिलेंडर ही बनाना है पर बड़ा वाला बनाना है। समझा आपको, कितना क्लियर है? पहले इस गॉसियन सरफेस के पास कितने टाइप के एरियाज हैं? इस गॉसियन सरफेस के पास कितने टाइप के एरियाज हैं? गॉसियन सरफेस दो टाइप के एरियाज हैं, ये फ्लैट और ये कर्व। दो फ्लैट है, एक कर्व है, दो टाइप के एरियाज है। इधर ध्यान दीजिए, वो साइड का हो गया लिख के, हटा दो उधर के भी दोनों, ठीक। ये दो टाइप के गॉसियन सरफेस है। तो इस बार आपको एरिया वेक्टर दो जगह पे बनाने बोलूंगा मैं। एक तो यहां पे ले लेते हैं, ये कौन सा एरिया है, इधर डी ए। ये कौन सा वाला एरिया, कर्व सरफेस का टुकड़ा है ना ये वाला। और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मान के चले इस डायरेक्शन में होगी, कितना एंगल है यहाँ पे, 0 डिग्री। तो इसमें से तो कंसीडर करना है हमको, ये कर्व सरफेस में से, इसको सी लिख लेता हूँ ऐसा, कर्व सरफेस एरिया। ऊपर जो फ्लैट सरफेस एरिया, इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, ऐसा कुछ होगा, फ्लैट। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी मैंने मानी हुई है किस डायरेक्शन में होगी, बाहर। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो अभी भी बाहर ही है ऐसा। एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर, इस बार एंगल कितना है, 90 डिग्री। cos 90 कितना होता है? तो आपको फ्लैट सरफेस में से फ्लक्स कंसीडर नहीं करना है, सिर्फ कर्व सरफेस से ही कंसीडर करना है, ठीक है। तो हाँ, ऐसे तो बहुत सारे लेने पड़ेंगे ना, सब लेना है ना। गॉस ने तो बोला हुआ सब लेके करो ना पूरा। अभी तक क्यों नहीं किया सर फिर आपने? क्योंकि इधर सब आइडेंटिकल ही थे एरियाज, वहां पे हर पैच आइडेंटिकल था, यहाँ पे पैचेस अलग अलग है। ये पैच और ये पैच में फर्क है, इसीलिए दो दिखाया यहाँ पे, ठीक है, फाइन। तो अब कैसे करेंगे हम लोग, बाय गॉस लॉ लिखूं प्रॉपर, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। एक तो कर्व सरफेस वाला अलग करोगे और ई डॉट डी ए फ्लैट सरफेस का अलग करोगे, इज इक्वल टू क्या, क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिर्फ अंदर कितना चार्ज इनक्लोज्ड है वो कैसे पता चलेगा, सिर्फ इस गॉसियन सरफेस में कितना चार्ज इनक्लोज्ड है। इसका लेंथ एल ले लो आप। लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन लेंथ होता है ना, बराबर। लेट्स एज्यूम कि इसके अंदर चार्ज इनक्लोज कितना है, क्यू। यहाँ पे डिफाइन करना नहीं चाहिए हम लोग को, ये लैम्डा इज क्यू अपॉन एल। इन दोनों में से कौन सा जीरो होने वाला था, फ्लैट वाला जीरो होने वाला था। रीजन लिख देना, बिकॉज cos 90 जीरो, थीटा का वैल्यू यहाँ पे 90 डिग्री है और cos 90 यहाँ पे जीरो, इसलिए वो लेंगे ही नहीं अगले स्टेप में। हम लोग सिर्फ ये वाला ही सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा हटा रहा हूँ मैं, यस एनीवन। फिर से सिमिट्री की वजह से हर जगह, हर कर्व सरफेस पे ई का वैल्यू सेम ही होगा। ई बाहर ले रहा हूं इंटीग्रेशन से, अंदर क्या बचा, ई, और यहाँ पे कितना है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और cos 0 इज 1। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया ऑफ गॉस पर कौन सा, सिर्फ कर्व शेप, इज इक्वल टू अंदर कितना चार्ज है, कैपिटल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेट्स कंटिन्यू, ठीक है। क्या लिखूं, एरिया ऑफ गॉस कर्व सरफेस। किसको सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता है, 2 पाई आर एल, पेरीमीटर 2 पाई आर इंटू लेंथ एरिया, वॉल्यूम बोल दिया क्या आपने, पाई आर स्क्वायर एल, पाई आर स्क्वायर इंटू एल इज वॉल्यूम, 2 पाई आर इंटू एल इज कर्व सरफेस एरिया। तो
टू पाई छोटा आर एल इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. लेट्स टेक एल टू दी अदर, इनफैक्ट एवरीथिंग टू दी अदर साइड. क्या आ जाएगा? क्यू अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल. व्हाट इज क्यू बाय एल? तो ई का फॉर्मूला इज लैम्बडा अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट आर. ये फॉर्मूला बोर्ड्स में इधर तक चलेगा, पर हम लोग हमारे एमसीक्यू के लिए कौन सा फॉर्मूला याद रखते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज का इन्फिनिटी पे 2k लैम्बडा बाय आर याद रखते हैं, याद है? तो यहाँ पे नीचे एक 2 एक्स्ट्रा डालेंगे, ऊपर एक 2 एक्स्ट्रा डालेंगे, तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा. उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? k. तो 2k लैम्बडा बाय आर आपको मिलेगा आपके नोट्स में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज वाले में. ठीक है, देयर यू गो, ऐसे. ठीक है, ग्राफ बना दो बस. ग्राफ कैसा दिखेगा? ई वर्सेस आर. ये भी पहले अंदर जीरो ही होगा ना, अंदर ग्राफ नहीं होगा ना, और बाहर फिर ऐसा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल सिंगल आर. लेकिन वहां पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर था. किसमें? स्फीयर्स में. ऐसा हो गया. इसका जो नॉन कंडक्टिंग वाला है ना, जो बोर्ड्स में नहीं है, वो मैं डायरेक्ट उसके रिजल्ट लिख रहा हूँ. ठीक है, ये राइट साइड हटा दूँ पूरा. फॉर नॉन कंडक्टिंग सॉलिड सिलेंडर, अगर अंदर भी सब जगह पे चार्ज है तो अगर अंदर भी सब जगह पे चार्ज है, फॉर आर लेस देन कैपिटल आर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू. वहां पे क्या फॉर्मूला था एनीवन? सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में फॉर्मूला क्या था इनसाइड के लिए? क्यू आर बाय आर क्यूब जैसा था ना. और वो रो के टर्म्स वाला कितना था? रो आर बाय. ये बहुत सिंपल है, याद रखना. अगर आपको वो लास्ट याद है तो रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. इजी टू रिमेंबर. अगर वो याद है तो ये भी याद हो जाएगा ना फिर. और बाहर के लिए क्या फॉर्मूला होगा? फॉर आर मोर देन कैपिटल सेम, इसके जैसा ही. क्या? 2k लैम्बडा बाय. चलेगा? 2k लैम्बडा बाय. बट यहाँ पे लैम्बडा का मीनिंग देख लेना, क्यू बाय एल होता है. ठीक है ना? चलो, वो कभी समय आएगा तो सीखेंगे फिर से अपन. और ग्राफ कैसा दिखेगा इसका? अगेन वैसा ही जैसा उसका दिख रहा था. मतलब पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ई वर्सेस आर का ग्राफ. तो दिस इज D2 तो इधर ही खत्म हो गया था, राइट? अभी एक लास्ट D3 डेरिवेशन जो है. ठीक है ना? वो करने के बाद आई फील फर्स्ट चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए इफेक्टिवली. ठीक है ना? लास्ट किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट, इनफाइनाइट शीट. D3 डिराइव एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट या लॉन्ग, जो भी है, कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग, जो भी है, नॉन कंडक्टिंग. चार्ज शीट. कंडक्टिंग बोल दिया तो क्या होगा? दोनों साइड पे चला जाएगा. चार्ज शीट के दोनों तरफ चार्ज चला जाएगा. नॉन कंडक्टिंग बोला तो सिर्फ एक तरफ की वजह से ही फोकस करते हैं अपन खाली. ठीक है? पहला क्या है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ना. आप थोड़ा बड़ा बनाना. यहाँ पे मेरे पास जगह कम है, पर आप बराबर बनाना. ये सरफेस पे चार्ज है सिर्फ एक तरफ. हाँ, सिर्फ एक तरफ चार्ज शीट है. ये पहला स्टेप हो गया. इसमें चार्ज कितना ले लेंगे अपन? Q, इसका एरिया A, और इसका कौन सा डेंसिटी यूज होगा इसके लिए? सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा. इधर देखेंगे, सिग्मा का फॉर्मूला क्या लिया जाएगा? Q अपॉन एरिया. सिग्मा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Q बाय एरिया. ठीक है? इतना. Q अपॉन एरिया.
तो फर्स्ट स्टेप हो गया, डिफाइन कर लिया मैंने सिस्टम ऑफ चार्ज मेरा। सेकेंड स्टेप क्या है, गॉसियन सरफेस। अब फिर एक बार ध्यान देना, तीसरे टाइप का गॉसियन सरफेस हमको बनाना जा रहे हैं अपन। पहले में हमने स्फीयर्स बनाए, दूसरे में हमने सिलेंडर्स बनाए, इसके अंदर देखो कैसे बनाते हैं, ठीक है। यह मल्टीपल ऑप्शंस बाय द वे यहाँ पे। क्यूबॉइड इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज, और एक पॉसिबिलिटी है कि आप फिर से सिलेंडर ही यूज करो, तो मैं सिलेंडर यूज कर लेता हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालनी है हमको, समझो यहाँ निकालनी है, बराबर। बना दूं? ऐसा बनेगा एक सिलेंडर जो थ्रू एंड थ्रू है उसके अंदर से, और जहाँ पे वो कट कर रहा है वो ऐसा यहाँ पे एक एरिया बना देगा ना, ऐसा जहाँ से कट करेगा वहाँ पे ऐसा एक एरिया बन गया। तो इस बार जो गॉसियन सरफेस, इसमें भी कितने टाइप के सरफेसेस हैं, एक सिलेंडर और एक फ्लैट, बराबर। इस बार इसमें भी किसी एक टाइप में से फ्लक्स जीरो है, पर कौन सा वाला, दिस इज गॉसियन सरफेस। हाँ, क्या बोल रहे थे आप? पहले एक फ्लैट देख लेते हैं। फ्लैट क्योंकि ये पूरा ही यूनिफॉर्म है तो एक साथ ही एरिया वेक्टर ले लूं, ऐसा ए वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे ले लेते हैं, ऐसा ले लेते हैं। कितना एंगल है यहाँ पे, 0 डिग्री। ये फ्लैट ले लेते हैं दूसरा, सॉरी कर्व। इसमें ये एरिया वेक्टर इधर है डी ए, जो कि कर्व है, ये तो फ्लैट है। और इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने माना हुआ किधर, बाहर। इस बार एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो इस बार जब मैं ये स्टेप लिखूंगा ना, ये वाला, ये स्टेप लिखूंगा ना, ये वाला रिपीट लिखूंगा ना, ये वाला, इस बार कौन सा जीरो हो जाएगा, इस बार कर्व वाला जीरो हो जाएगा, और फ्लैट वाला सॉल्व करेंगे अपन, ठीक है ना। इधर पहुंचेंगे अपन सीधा। पहले इतना अच्छे से लिख लो डायग्राम, वो थोड़ा सा बड़ा बनाना, ठीक है। फिनिश करते हैं इसको। ये सेकेंड साइड, by Gauss theorem, या by Gauss law, integration of E dot dA for flat surface plus integration of E dot dA for curved surface should be equal to Q enclosed by epsilon naught। सही है इतना? इनमें से किसको जीरो कर रहे हैं अपन, कर्व, बिकॉज इसमें थीटा 90 और कॉस 90 0। इसको अच्छे से लिखते हैं क्योंकि फ्लैट सरफेस कितने हैं, रेड कलर के गॉसियन सरफेस में फ्लैट सरफेसेस कितने हैं, 2 ही हैं। बीच वाला तो वो उसको कट कर रहा है नीचे, उसके खुद का सरफेस तो खाली 2 ही है ना, बराबर है, ठीक। यहाँ पे भी अगर मैं एरिया वेक्टर दिखाऊं तो ऐसा बताऊंगा बाहर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस तरफ बताऊंगा, सही है। तो E इधर आ गया, इनटू व्हाट इज एरिया ऑफ द गॉस सरफेस, और इधर चाहिए तो दिखा देता हूं एक बार, +0 इक्वल टू, हाँ कितना चार्ज इनक्लोज्ड है। अब जो शेड किया है ना बीच वाला, वो वहां पे ना चार्ज, वो कितना चार्ज है अंदर जो है, Q मान के चल लेते, चलो ठीक है फाइन, Q, कैपिटल Q, बराबर। तो इसका मतलब ये Q यहाँ पे नहीं बताना चाहिए, दिस इज नॉट द एंटायर चार्ज, सिर्फ रेड कलर के शेडेड में मैंने चार्ज को Q माना है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। चलो क्या लिखूं गॉस सरफेस के एरिया में, एनीवन, वो फ्लैट सरफेस एरिया कितना है, सोच के बताओ अच्छे से। रेडियस कभी डिफाइन किया ही नहीं अपन ने सिलेंडर का ना,
तो कुछ और लिखना पड़ेगा। आप हो सही, गलत नहीं हो, और आई शुड से थोड़े गलत अभी भी हो, बट ठीक है। सिर्फ ए लिखना पड़ेगा आपको, उसको ए ही लिखा हुआ है ना वहाँ पे, तो ए लिखते हैं, पर अभी भी थोड़ा गलत है ये, 2 है क्योंकि 2 है। क्या वो फ़र्क पड़ता है बहुत उससे, अभी फॉर्मूला में 2 का फ़र्क पड़ जाएगा। क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ए को उसके नीचे लेके जाऊँ तो क्या आ जाएगा, ई इक्वल टू क्यू बाय 2a एप्सिलॉन नॉट, विच कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज व्हाट इज क्यू बाय ए सिग्मा अपॉन। क्या ये रिजल्ट भी लिखा हुआ है पहले अपन ने? सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज रिक्वायर्ड इन द बोर्ड्स, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो मतलब किसी एक शीट के एक फेस की वजह से इतना होता है, एक शीट के एक फेस की वजह से इतना होता है, और अगर दोनों तरफ चार्ज हो तो इसको इंटू 2 कर देंगे, ठीक है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। इसका ग्राफ कैसा दिखेगा, ई वर्सेस आर का, इसमें आर का वैल्यू आ ही नहीं रहा कहीं पे भी ना, तो ये यूनिफॉर्म फील्ड है, तो कैसा बनेगा इसका डायग्राम, बस हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा, क्योंकि ये वेरी कर ही नहीं रहा, इट इज क्रिएटिंग अ यूनिफॉर्म फील्ड, यूनिफॉर्म फील्ड, ठीक है। एक सम हो जाए, इस फॉर्मूला पे एक आध सम देख रहा हूं मैं, ध्यान देंगे यहाँ पे। एक शीट है ये प्लस सिग्मा की, ठीक है, और ये एक शीट है माइनस सिग्मा की। एक शीट है ये प्लस सिग्मा की और ये शीट है माइनस सिग्मा की। 3-4 शीट्स भी हो सकती हैं, तो पहले खाली एट अ टाइम 2 का समझ के लो मेरे साथ, ठीक है। इधर देखेंगे बोर्ड पे, एक तो ये पॉइंट ले लेता हूँ, लेट मी कॉल दिस एज P1, P2 और P3। 3 सवाल है, तीनों जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालनी है, ठीक है। शीट का नाम रख सकते हैं अपन A और B, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर पॉइंट P1, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पहले निकालनी है, स्टार्ट करें। ये शीट बना दी मैंने ऐसे, प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा, शीट ए शीट बी, इस पॉइंट पे निकालनी। इस पॉइंट पे प्लस सिग्मा वाली शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी, लेफ्ट, बिल्कुल सही जवाब। कैसी होगी यहाँ पे, लेफ्ट। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली ड्यू टू ई ए, जो कि कितना होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इज दिस क्लियर एवरीवन, ये समझा, ठीक है। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये रहा, ओके। इसी पॉइंट पे माइनस सिग्मा की वजह से फील्ड किस डायरेक्शन में होगी, माइनस के लिए टूवर्ड्स, तो ऐसा कुछ हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना हो जाएगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। कुछ कैंसिल हो रहा, क्या ये दोनों डायरेक्शन अपोजिट है, तो बोल सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P1 इज बेसिकली EA माइनस EB या EB माइनस EA, जो भी बोलना हो, पर दोनों वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। इज दिस क्लियर एवरीवन। P1 के लिए, P2 के लिए कौन बता सकता है मुझे क्या आंसर आएगा, ये हटा दो ये वाला। P2 वाले पॉइंट के लिए बताओ कोई, फॉर P2 ये प्लस सिग्मा ये माइनस सिग्मा, इस पॉइंट पे A वाली शीट की वजह से फील्ड ऐसा होगा और B वाले शीट की वजह से भी ऐसा ही होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड P2 पॉइंट पे कितना आने वाला है, EA प्लस EB, यानी कि सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, विच विल गिव मी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, राइट। P3 का कोई बता दो, फॉर P3 प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। कुछ लोगों ने जवाब दे दिया, सही है, समझा क्या मतलब। ये A ये B, A की वजह से फील्ड ऐसा जाएगा और B की वजह से फील्ड उसकी तरफ,
तो ये तो कैंसिल हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P3 पॉइंट इज 0। चलेगा ना? नहीं समझाओ ना? ज़्यादा क्लियर है? ऐसे कितने भी शीट आने दो, अच्छे से आप स्टेप वाइज डायरेक्शन वैल्यू लिखो, फिर ऐड सब्ट्रैक्ट जो करना है कर लेना। क्लियर एवरीवन? बराबर है इतना? देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक प्रेशर, नॉट फॉर बोर्ड्स, फॉर CET और एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। वो एक टॉपिक है, मैं बता देता हूँ खाली। लास्ट साइड हटा दूँ? इलेक्ट्रिक प्रेशर, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, बराबर। यहां पे अगर कोई भी रैंडम बॉडी मैंने ले ली, इधर ध्यान से देखेंगे अपन, इस पूरे बॉडी पे मैंने अगर अलग अलग जगह पे चार्ज ऐसे दे दिया, मतलब अगर कंडक्टिंग बोला तो खुद ही अपने हिसाब से चला जाएगा। जहां पे भी शार्प एजेस होते हैं ना, वहां पे ज़्यादा चार्जेस इकट्ठा हो जाता है। शार्प एजेस पे ज़्यादा चार्जेस, डेंसिटी बढ़ जाती है वहाँ पे, ठीक। एनीवे, कोई भी एक छोटा सा एरिया ले लेना है मुझे, एरिया यहाँ पे ले लेना है। ये जो छोटा सा एरिया है, इस पे जो छोटा सा चार्ज है, वो बाकी पूरे बॉडी के चार्ज की वजह से क्या फील करेगा? वेरी गुड, एक टाइप का फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जो कि रिपल्सिव होगा। This small charge will experience a repulsive force due to everything else in the body, बराबर। तो वो फोर्स अपॉन इसका एरिया ही इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक प्रेशर। फोर्स अपॉन एरिया तो है ही ना, तो फोर्स कौन देगा? उसी के बॉडी के दूसरे चार्जेस, ठीक है। तो इसके ऊपर जो फोर्स लगने वाला है ना, वो पहले निकाल लेते हैं। फोर्स का फॉर्मूला बोल सकता हूँ, इसके ऊपर का चार्ज इनटू बाकी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, QE। फॉर्मूला कभी देखा था F = QE वाला? चाहिए तो स्मॉल क्यू लिख लो, छोटा सा चार्ज। क्यू किसका? इसका खुद का या बाकी लोगों का या सबका मिला के? क्यू सिर्फ इसका। ओके, फिर से पूछूं, क्यू ई में क्यू किसका निकाल रहे हैं हम लोग? क्यू किसका लेना है? ये शेडेड वाले का चार्ज लेना है या नॉन शेडेड वाले का चार्ज लेना है या पूरे बॉडी का लेना है? सिर्फ शेडेड वाले का, बिकॉज उसी पे आप फोर्स निकाल रहे हो। ई किसका लेना है? शेडेड वाले का लेना है, शेडेड वाले की वजह से लेना है, नॉन शेडेड वाले की वजह से लेना है या पूरे की वजह से लेना है? नॉन शेडेड वाले की वजह। एब्सोल्युटली राइट, तो तुम समझ रहे हो, क्योंकि बाकी लोग की वजह से फोर्स निकाल रहे हो ना आप, ऐसे। चलो, तो F = इसका चार्ज है Q, इलेक्ट्रिक फील्ड बाकी लोगों की वजह से होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बाकी लोग की वजह से होगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ज़्यादा नहीं डिस्कस कर पा रहे हम लोग कि ये वापस यही कैसे आया, लेकिन डोंट वरी, लीव इट। ओके, प्रेशर का फॉर्मूला क्या है अपने पास? फोर्स अपॉन एरिया लिख लो। यहाँ पे फोर्स है Q इंटू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन एरिया। व्हाट इज सिग्मा अपॉन एरिया? और चार्ज अपॉन एरिया सिग्मा ही ना, तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट विल बी कॉल्ड एज द प्रेशर। सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, फाइन। ऑन दिस नोट चैप्टर खत्म करते हैं अपन। सॉल्व एग्जाम्पल जितने भी 7-8 बाकी है अपने मॉड्यूल में, वो कर लेते हैं पहले, ठीक है, तो प्रॉपर फिर ख़त्म हो जाएगा चैप्टर। कौन से पेज नंबर पे है सम्स? पेज नंबर 12। बुक में तो पेज नंबर 12 पे है, PDF में शायद आगे पीछे हो कहीं पे। PDF का भी नंबर बता देना, ठीक है। तो पहले ज़रा ये सब लिखना बाकी होगा ना, कर लो ख़त्म। अगर सॉल्व एग्जाम्पल्स अभी खत्म हो गए तो सैटरडे को DCT इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सॉल्व एग्जाम्पल्स अभी रहेगा साथ में। नहीं, कुछ फायदा ही नहीं करा के, तभी कराया था ना, तो वापस जब मुझे कराना ही है अगर, तो मैं फिर डिले ही क्यों करूँ DCT में? इससे अच्छा अभी मैंने जब कराया है इलेक्ट्रोस्टैटिक के सॉल्व एग्जाम्पल्स तो खत्म करते, फिर से मैं क्यों पढ़ाऊँगा?
जब तुम लोग पहली बारी में डिले वो टाइम गैप हो रहा है तो इसकी वजह से शायद भूल गए हो। हाँ, तो फिर वो गैप नहीं रखेंगे। ऑसिलेशन पीछे ले लो। तो कुछ नहीं होना। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं 2 पेपर बनाऊंगा, तुम 2 पेपर दोगे। हाँ, 2 पेपर तो आप बनाओगे ना, 2 अलग-अलग चैप्टर पढ़ेंगे, क्या बात है। कुछ नहीं, एक 2 चैप्टर का ही बात है, उसके बाद सब सब स्ट्रीमलाइन। 3 टेस्ट देते हाँ मैं बता दूंगा, प्रायोरिटी ऑर्डर रखना है अपने को। जो भी तुम्हारा बोर्ड्स का टेस्ट होगा वो प्रायोरिटी ऑर्डर में ऊपर चला जाएगा अपने आप। सब्जेक्टिव टेस्ट वेटेज बताना है इसका। बोर्ड्स में। हाँ बताओ। बोर्ड्स में दोनों ही बहुत हाई वेटेज चैप्टर है, दोनों ही। आई एम नॉट किडिंग, आई एम नॉट किडिंग। अभी बोर्ड्स ने कैसा किया है डिसाइड, अपने पास जो भी मटेरियल है ना बोर्ड्स का, उसमें भी लिखा हुआ है फर्स्ट पेज पे। पहले तो बोर्ड्स ने ये बोला है कि सभी चैप्टर को मिनिमम इक्वल वेटेज देना ही है। पहले तो ये डिसाइड हुआ है, ताकि मतलब हर चैप्टर का अपना एक मिनिमम इंपॉर्टेंस है ही, कोई चीज़ छोड़ने जैसा बना नहीं है, बनाया ही नहीं उन्होंने पेपर। मतलब हर एक में से कुछ मिनिमम 3-4 मार्क का आना कंपलसरी है। अपने 10th बोर्ड के जैसा नहीं है शायद से कि ये चैप्टर का वेटेज बहुत ज़्यादा ही नेग्लिजिबल हो, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक में से मिनिमम 4-5 मार्क का वेटेज है। फिजिक्स का बुक ढूंढ के दे पाएगा मुझे इसके अंदर वो, अगर है तो यहाँ पे शायद ना भी मिले। तुम्हारे पास डाइजेस्ट तो नहीं होगा ना आज, भूषण है? अरे क्या बात। अभी जो मैक्सिमम जा सकता है ना किसी चैप्टर से, वो एक फ्लेक्सिबल है, वो सबका सेम नहीं, अलग अलग है। मार्क्स विदाउट ऑप्शन करके लिखा है यहाँ पे, यानी कि मिनिमम इतना आना चाहिए, और मार्क्स विद ऑप्शन मतलब मैक्सिमम इतने मार्क का बनेगा। तो ऑसिलेशंस में कम से कम 4 मार्क का आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मार्क का आएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसमें है नहीं, बट अंदाजन मान के चलो 5 और 7, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वेटेज थोड़ा टच ज़्यादा है अपने इससे, ऑसिलेशन से। रोटेशन में से 5 मार्क का है, फ्लूइड्स का 5, केटीजी का 5, थर्मो का 5, ऑसिलेशन का 4, वेव्स का 4, वेव ऑप्टिक्स का 5, और सब में जो मैक्सिमम जाता है वो है 7, 7, 7, 7, 5, 6, 7 ऐसा। तो यू कैन सी द, ऐसा कोई बहुत ही नेग्लिजिबल 1-2 मार्क का कोई चैप्टर है ही नहीं, और कोई ऐसा भी नहीं कि सीधा 10 मार्क आ जाएगा इसमें से, ऐसा भी नहीं होगा। ठीक है, सीबीएसई में भी सेम, उसमें तो ऑप्टिक्स को वेटेज अच्छा मिल जाता है, और तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का वेटेज इनसे ज़्यादा है क्योंकि तुम्हारे 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर हैं। यहाँ जो आज जो स्टार्ट किया ना लेक्चर एचएससी वालों को, वहाँ से है जो, मतलब वो कूलम्स लॉ, वो नल पॉइंट, वो सब नहीं है, वो भी पूरा है, करेक्ट। फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी थोड़ा सा पार्ट है जो बोर्ड्स में नहीं है, थोड़ा पार्ट है जो बोर्ड्स में है, वो भी बता दूंगा मैं। फिर वहाँ से आगे जाएंगे तो मोस्टली सबके सब पूरे पूरे ही हैं। बस एक रे ऑप्टिक्स जो है, जो लंबा चैप्टर है, जो बोर्ड्स में नहीं है तुम्हारे एचएससी के। करते हैं सॉल्व एग्जांपल्स। क्वेश्चन नंबर 24 पीडीएफ में क्या पेज नंबर पे है? पीडीएफ में क्या पेज नंबर पे? पेज नंबर 12 पे है। ठीक, एग्जाम्पल 24 क्वेश्चन देख लो एक बार, डायग्राम उन्होंने खुद ही दिया है। फाइंड आउट द फ्लक्स थ्रू द गिवन गॉसियन सरफेस। तो कितने सारे चार्जेस हैं? मुझे लग रहा है 3 अंदर है और 3 बाहर है, तो हमें तो चाहिए सिर्फ, क्या बोल रहे हो? 3 अंदर है 3 बाहर, आपको सिर्फ अंदर वाले लेने हैं ना। उसको चाहिए क्या है? फ्लक्स चाहिए। तो फ्लक्स विल बी इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चार्ज अंदर जो जो है उन सब के वैल्यूज बता दो। सिर्फ कूलम बोला है कि माइक्रो कूलम है वो? हाँ, तो वैसा बोलना पड़ेगा। हाँ बोलो, क्या क्या है? +2 -3
+4 और माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 अपॉन एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवाया है उन्होंने कि छोड़ दिया इसी टर्म्स में? चलो ठीक है, डन है फिर तो। ये 2 - 3 - 1 -1 + 4 3, सो 3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या तो सीधा माइक्रो कूलम इंटू 10⁻⁻6, और यूनिट क्या होता है अपने फ्लक्स का? E इंटू एरिया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 25 पे चलो। इफ द पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ अ क्यूब, फाइंड आउट द फ्लक्स थ्रू एनी वन सरफेस। नोट्स पे मिल जाएगा सीधा वैसे तो। ये क्यूब है, इसके एकदम बॉडी सेंटर पे रखा है कि फेस सेंटर पे रखा है? बॉडी सेंटर। और किसी एक में से फ्लक्स पूछा है। टोटल फ्लक्स कितना निकलता है एक क्यूब में से? Q बाय एप्सिलॉन नॉट निकलता है। मुझे सिर्फ ईच फेस में से चाहिए। कितने फेसेस होते हैं? 6, तो डिवाइड बाय 6, Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द आंसर। समझा? 6 फेसेस है इसलिए डिवाइड बाय 6 किया। डन है? चलो क्वेश्चन नंबर 26 पे चलो। ट्वेंटी वाला डायग्राम इज पार्ट ऑफ क्वेश्चन। अ पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ अ हेमिस्फीयर, बराबर? हाँ, फाइंड द फ्लक्स थ्रू द हेमिस्फीयर। सिर्फ हेमिस्फीयर में से कितना फ्लक्स जाएगा ये पूछा है। ये डायग्राम है, ये ऐसा है, ये चार्ज Q है। टोटल फ्लक्स कितना निकलता है एक चार्ज में से? Q बाय एप्सिलॉन नॉट। सिर्फ हेमिस्फीयर में से कितना निकलेगा? आधा, क्योंकि आधा नीचे का पूरा आधा दुनिया जो चार्ज का है वो ये लेके बैठा है, और ऊपर की जो हाफ वर्ल्ड है वो अलग है। मतलब फील्ड्स लाइंस ऐसे निकल रहे हैं, और जो आधा ऊपर से निकल रहा है वो इसको नहीं मिलने वाला, राइट? तो मतलब कर्व में से आधा पास हो रहा है। दिस शुड बी आवर आंसर, Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्वेश्चन नंबर 27। फ्लक्स कमिंग आउट एंड एंटरिंग a closed surface is shown in the figure। मतलब ओके, डायग्राम इज अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन। फाइंड द चार्ज इनक्लोज। इस बार डायग्राम में फ्लक्स दिया और आपसे चार्ज पूछा। चारों एरोस बाहर है कि अंदर बाहर है? कुछ 3 बाहर है और 1 अंदर है। इज दिस राइट? ये कौन सा? ऐसा यूनिटी मान लेते हैं। ये चलो, तो फ्लक्स का फॉर्मूला था Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बराबर? इस बार फ्लक्स का वैल्यू दिया है ना उन्होंने, तो जो बाहर निकलता है उसको प्लस लेते हैं। +20 +30 +10 -15 विच इज इक्वल टू हाउ मच इज चार्ज इनक्लोज? वही तो पूछा है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन का वैल्यू पुट करना है या रहने दिया उन्होंने? बार बार रहने दे रहे हैं, लेकिन वैल्यू क्या है एप्सिलॉन नॉट का पता है? 8.85 × 10⁻11 12 ना, -12। वो कैपिटल G का वैल्यू क्या है? 6.67 × 10⁻11 है ना? हाँ, तो ये -12 है। 8.85 × 10⁻12 यूनिट कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। वो कूलम्स तो हमें मिलेगा, ये वैल्यू जाके देखना पड़ेगा तुम लोग को। ठीक है, चलो। इसका वैल्यू कितना है? 20, 30, 10 और ये 15 कर लिया सबने? 45 एप्सिलॉन नॉट इधर ऊपर आ गया और ये हो जाएगा चार्ज। ठीक है, क्वेश्चन 28 कर लो, पढ़ के रखो एटलीस्ट, एकदम लास्ट पेज पे है क्या? 28, 29, 30 फिर खत्म हो जाएगा। काफ़ी कम सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं, 30 काफ़ी कम बोलूँगा मैं तो, क्योंकि इलेक्ट्रो अपने ऑसिलेशंस में कितने हैं? 30। बस 30 है? फिर तो कम ही है 30, क्योंकि पूरा चैप्टर कवर करना है ना अपने को इसमें। देखो इसमें प्लेन शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई सम नहीं है जो अपन ने किया क्लास में। कोई बात नहीं, एक्सरसाइजेस में कवर हो जाएगा होपफुली। 28 वाला पढ़ के रखिए।
ये लिखने का टाइम दूंगा, अभी पहले मेरा समझाने से पहले क्वेश्चन आप तो समझ के रखो। 28, 29, 30 28 figure shows a uniformly charged non-conducting sphere. Uniformly charged non-conducting sphere of radius r and total charge q. ओके स्फीयर का नाम वो नहीं बोला है ना उन्होंने, कंडक्टिंग सॉरी मतलब सॉलिड है कि हॉलो वो सब नहीं बोला ना, तो सॉलिड ही मानना पड़ेगा ना, नॉन कंडक्टिंग। अ पॉइंट चार्ज q इज सिचुएटेड आउटसाइड द स्फीयर एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। फाइंड आउट द फॉलोइंग। फोर्स एक्टिंग ऑन द पॉइंट चार्ज ड्यू टू द स्फीयर। अभी बाहर वाला पॉइंट है तो कोई इशू नहीं है ना बाहर वाले पॉइंट के लिए तो। और दूसरा क्या पूछा है, फोर्स एक्टिंग ऑन द स्फीयर ड्यू टू पॉइंट चार्ज। सेम एक्शन रिएक्शन पेयर, फर्स्ट और सेकंड पार्ट में कोई फर्क नहीं है, वैल्यू बस डायरेक्शन का फर्क है। तो ये स्फीयर है जिसका चार्ज कैपिटल क्यू और जो पॉइंट है वो बाहर है ना स्मॉल क्यू, इज दिस राइट, और आर डिस्टेंस पे। तो भाई क्या फोर्स का फॉर्मूला, कूलम्स लॉ से ही कर लो सीधा, 1/4πε0 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट का आंसर सेम ही है, बस डायरेक्शन में अलग होंगे। एक्शन रिएक्शन पेयर लिख सकते हो आप वहाँ पे। आई होप उन्होंने भी सोल्यूशन में एक्शन रिएक्शन पेयर वर्ड यूज़ करा है। हाँ बस अंडरलाइन कर लो उसको, फिर 29 पे चले जाओ। क्वेश्चन रीड करके रखिए 29 वाला। डायग्राम देख के मुझे लग रहा है फिर से कुछ स्फीयर ही है, आप पता लगाओ क्या है स्फीयर, कौन सा वाला स्फीयर है। थिन है, हॉलो है मतलब, ओके बराबर ना, थिन बोला तो हॉलो ही होगा ना। और कंडक्टिंग है नॉन कंडक्टिंग है, ठीक है ओके। तो शेल है बेसिकली अपने लिए, कंडक्टिंग शेल हो गया, ठीक है। चलो क्या पूछा है, फील्ड पूछा है, फोर्स पूछ लिया। हाँ मतलब वो ई निकालना पड़ेगा, एफ इक्वल टू क्यू ई होता है ना। फिगर शोज अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन शेल ऑफ टोटल चार्ज कैपिटल क्यू एंड रेडियस आर। अ पॉइंट चार्ज क्यू इज ऑल्सो सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। अच्छा एक क्यू सेंटर पे भी है। फाइंड आउट द फॉलोइंग। फोर्स ऑन दिस स्मॉल चार्ज क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी। 3 सवाल है, चलो अच्छे सवाल है, वेरी गुड, कॉन्सेप्ट चेक हो जाएगा। इसका चार्ज क्यू है, इसका रेडियस आर है और सेंटर पे भी एक चार्ज क्यू है, बराबर। स्टार्ट करें पहला वाला, स्टार्ट करें। पहला है कि इस चार्ज पे इस चार्ज की वजह से कितना फोर्स है, तो आंसर है उसका 0, क्योंकि ये बड़ा वाला जो चार्ज है वो अंदर वाले किसी भी पॉइंट पे कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं करता है। सो फोर्स ऑन कैपिटल क्यू ड्यू टू कैपिटल Q is 0. Force on small q due to capital Q is 0 and vice versa is also true. ठीक है, तो पहला पार्ट तो हो गया। दूसरा पार्ट, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, कहाँ पे, ए है किधर, और उसका डिस्टेंस कुछ दिया हुआ है सेंटर से, खुद ही मान लें R। चल सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए किसकी वजह से निकालोगे, पॉइंट चार्ज की वजह से कि शेल की वजह से कि दोनों की वजह से, या दोनों की वजह से मिलके 0 हो जाएगी। ऑप्शन फिर से बोलूं क्या, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने उन्हें बोला है, हम किसकी वजह से निकालें, पॉइंट चार्ज की वजह से निकालूं या सिर्फ शेल की वजह से निकालूं या दोनों की वजह से निकालूं या दोनों की वजह से, आंसर 0 ही आएगा। ऐसे तो दोनों लेना चाहिए, लेकिन अपन लेंगे सिर्फ पॉइंट चार्ज, क्योंकि शेल की वजह से 0 है। नेट 0 नहीं होता है, शेल का इफेक्ट 0 है। हाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड खाली पॉइंट चार्ज की वजह से लेनी है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू जो शेल है ना वो तो 0 हो जाएगा अंदर वाले पॉइंट के लिए। तो आपको सिर्फ ये लेना है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, KQ/छोटा r स्क्वायर। तो फॉर एनी पॉइंट विच इज इनसाइड दिस शेल द इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी कंसिडर्ड ओनली ड्यू टू पॉइंट चार्ज, नॉट ड्यू टू शेल के अंदर के लिए ना वो। अभी पॉइंट कौन सा है इसका, सेकंड पार्ट
जो कि किधर है, अब आप दोनों की वजह से लोगे, अब आप दोनों की वजह से ले सकते हो। किधर है ये पॉइंट, इधर कहीं पे है ना, बी पॉइंट। इसको भी सेंटर से डिस्टेंस कितना मान ले, आर मान लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कैपिटल क्यू। इसका फॉर्मूला है के क्यू बाय प्लस के क्यू बाय, कोई बताएगा डिस्टेंस क्या क्या लिखूं? छोटा इसमें छोटा नहीं, उसमें बड़ा छोटा, दोनों में छोटा आर स्क्वायर। ये जो पॉइंट है इस चार्ज से छोटे आर डिस्टेंस पे है, ये जो पॉइंट है बड़े वाले स्फीयर के सेंटर से भी उतने ही डिस्टेंस पे है, तो यही से भी तो आएगा दोनों, ठीक है। के क्यू बाय छोटा आर स्क्वायर, के क्यू बाय छोटा आर स्क्वायर, फाइन। पॉइंट चार्ज का तो ठीक है ना, के क्यू बाय छोटा आर स्क्वायर। स्फीयर के लिए भी आपको डिस्टेंस सेंटर से ही लेना है, तो सेंटर से डिस्टेंस छोटा आर ही तो है, बड़ा आर तो उसका खुद का स्फीयर है, रेडियस है, ठीक है, वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। एक और क्वेश्चन बचा है अपने पास, वो भी फुल टाइम पास है, जरा पढ़ लो। क्या बोल रही है? स्फीयर में इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला लिखते हैं ना, तो उसमें छोटा आर ही तो है फॉर्मूला में, जाके देख लो। बड़ा आर तो सिर्फ सरफेस वाले पॉइंट के लिए होता है। वेक्टर में जो कौन सा? ये सब में वेक्टर मतलब क्या? हाँ, मतलब रेडियल वेक्टर डायरेक्शन है ऐसा, मतलब इनका जो डायरेक्शन होगा, दोनों पॉजिटिव चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा ना, तो वो आप दिखाना चाहो तो आर वेक्टर के अलाउ ऐसा, आर यूनिट वेक्टर लिख सकते हो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो, जो अपने कूलम्स लॉ में करा था। कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म ही किया था ना एक बार टॉपिक, वो जाके रिफर कर सकते हो उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 30, ये तो मेरे को टाइम पास ही लग रहा है, लेकिन इसके साथ एक दो वैरायटी मैं आपको बता देता हूँ अभी, पहले ये कर लो। 30 वाला पढ़ लिया। दो स्फीयर्स दिए हुए हैं ना उन्होंने, स्फीयर्स कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग वर्ड यूज किया उन्होंने कुछ, uniformly distributed charges Q1 and Q2 and distances are Q1 और Q2, और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना बोला आपने? small r। तो फोर्स का फॉर्मूला सीधा क्या लिख दिया, K Q1 Q2 अपॉन उनके बीच का डिस्टेंस, ये लिख दिया, बराबर है। नॉन कंडक्टिंग मान के चलेंगे, या मान के चलेंगे द स्मॉल आर इज मच मच ग्रेटर देन देयर रेडियस, कि दे आर नॉट इंड्यूसिंग एनी चार्जेस ऑन ईच अदर, ये सब मान के चलते हैं अपन, ये फॉर्मूला लिखना चाहते हो तो। मैं क्या चाहता हूँ, अगर मैं दोनों स्फीयर्स के रेडियस को कंपेरेबल बनाऊँ, छोटे आर के कंपेयर, और कंडक्टिंग बोलूँ, कंडक्टिंग, तो दोनों के चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। कंडक्टिंग बोला तो समझो, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, इफ स्फीयर्स आर कंडक्टिंग एंड बोथ ऑफ देम आर पॉजिटिव, तो जो नया फोर्स है ना F0, जो इनके बीच में फोर्स लगने वाला है ना, वो ये वाला जो फोर्स है ना उससे अलग होगा, ज्यादा या कम। कूलम्स लॉ का जो फोर्स है ना वो ये है, पर अगर ये कंडक्टिंग हुए ना दोनों स्फीयर, तो चार्ज कैन रीडिस्ट्रीब्यूट देमसेल्फ, तब जो फोर्स लगेगा ना वो कूलम्स फोर्स से थोड़ा सा ज्यादा या कम होगा, वो आपसे पूछ रहा हूं मैं। इसके बराबर तो नहीं होगा, कम होगा तो क्यों कम होगा? नहीं, वो तो टच वाले में सम होता है, वो नहीं, वो तो टच करते हैं ना वायर के थ्रू, वो वाला सम नहीं है ये। बस इस वर्ड से क्या फर्क पड़ गया इतना? जो ज्यादा वो नहीं, जो छोटे आर से बड़ा नहीं, कंडक्टिंग की वजह से दोनों चार्जेस स्फीयर के दूर साइड पे चले जाएंगे। अभी फिलहाल दोनों जगह पे सरफेस पे है ना पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड, लेकिन अगर ये पॉजिटिव दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपेल करके ज़्यादातर चार्ज इस बॉडी का लेफ्ट की तरफ सरक जाएगा, उस बॉडी का राइट की तरफ सरक जाएगा, तो जो इफेक्टिव डिस्टेंस है दोनों के बीच में वो बढ़ जाएगा, इसलिए जो फोर्स है वो कूलम्स फोर्स से कम होगा। तो कंडक्टिंग में ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। हाँ, और उसमें अगर एक प्लस और एक माइनस हुआ तो क्या फर्क पड़ेगा? Q1 Q2 पॉजिटिव, और इफ Q1 पॉजिटिव और Q2 नेगेटिव है तो चार्जेस नजदीक आ जाएंगे एक दूसरे के, तो फोर्स विल बी मोर देन F। क्या दोनों वैरायटी क्लियर है सबको? क्लियर है, ठीक है। तो इफेक्टिवली चैप्टर आपका डन है, फाइन।